एक्सप्लोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बफा को, जिसको एक ज़माने में पखल स्टेट भी कहा जाता था। इनकी फैमिली जो है ये ईरान से आए हुए थे और ये कश्मीर और आसपास के इलाकों में इन्होंने इस्लाम के बहुत ज़्यादा तबलीग की और मकबरा है जिधर वो दफन है कोलाब के इलाके ताजिकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सिकंदर याद साहब भी आए थे, साथ कश्मीर के सदर अब्दुल कयूम साहब भी आए थे और नवाज शरीफ साहब ने भी आना था। बताइएगा खोया तैयार कैसे होता है? ये सिर्फ दूध से बनता है और चीनी डालते हैं। इसमें तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 5-6 मन दूध होता है, उससे हम तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके एक मरतबा फिर मैं मौजूद हूं हज़ारा डिवीज़न में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे तहसील बफा को। ये बेसिकली तहसील है डिस्ट्रिक्ट मानसरे की, जिसमें तकरीबन 2000 के करीब आर्कियोलॉजी की साइट्स हैं और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार भी है, उसके ऊपर भी हम आपको लेके चलेंगे शाह हमदान का, और इसके साथ साथ बफा की हिस्ट्री के ऊपर भी रोशनी डालेंगे, इसकी सकाफत को भी फोकस करेंगे। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बफा को, जिसको एक ज़माने में पखल स्टेट भी कहा जाता था। मरगज़ारों की सरजमीन मानसेरा में वाक़ खूबसूरत सयाहती मकाम बफा अपनी कुदरती दिलकशी, सरसब्ज़ पहाड़ी मनाजिर और खुशगवार मौसम के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। बफा का इलाका सयाहती, सकाफ़ती और तारीख़ी हवालों से भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। क़याम पाकिस्तान से कबल बफा का इलाका सिख और अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में एक अहम राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। 1930 में अंग्रेज़ों ने यहाँ 2 पुल भी तामीर किए जो आज भी तामीराती शाहकार समझे जाते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद 1970 में जब शहराए रेशम की बुनियाद रखी गई तो इसे भी इस राहदारी से मुंसलिक किया गया। यानी बफा मानसेरा की तहसील पखल का एक तारीख़ी कस्बा है। बफा की ख़ास बात इसका कुदरती हुस्न और यहाँ की मोतदिल और खुशगवार आबो हवा है, जो यहाँ मौसम गर्मा अप्रैल से अगस्त तक सयाहत के फ़रोग़ का बाइस है। बफा का इलाका मानसेरा शहर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर वादी पखल के करीब है। बफा आने वाले सयाहों और ज़ायरीन के लिए शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ख़ास रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है। इस वक्त हम नवाकोट में हैं। नौकोट इसका जगह है, पुरानी रियासत पखल के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ पर 7वीं हिजरी में एक बुजुर्ग आए हैं शाह हमदान। यहाँ पर उन्होंने क़याम कहा है, कहा जा रहा है कि तबलीग के घर से आए हैं। तो नवीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं आर्कियोलॉजी में हज़ारा यूनिवर्सिटी से। तो उन्हीं के से पूछेंगे इस इलाके और गिरदोनवा में जो आर्कियोलॉजी की साइट है उनके बारे में। जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इलाका है नौकोट, ये आर्कियोलॉजी का हिस्सा है? जी बिल्कुल, ये आर्कियोलॉजी का हिस्सा है। जिस तरह आपने पहले बताया, मानसेरा जो है ना ये आर्कियोलॉजी के लिहाज से बहुत रिच वो प्रोफाइल रखता है, क्योंकि मानसेरा में बहुत ज़्यादा साइट्स आपको मिलेंगे, हर पीरियड के साइट मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे, ब्रिटिश की भी मिलेंगे, हर पीरियड के साइट्स जो है ना आपको मिलेंगे। तो सबसे ओल्डेस्ट पीरियड कौन सा है जो एक्सप्लोर हो चुका है इस पखल और नवाकोट के करीब? ये तो सबसे ओल्डेस्ट जो है ना इंडो ग्रीक है, जो तकरीबन आज से 3000 साल पुरानी है। ये जो पिछले हमने तकरीबन दिसंबर 2025 में एक्सकेवेशन की थी, उसमें दरियाफ्त हुई थी। अच्छा, तो इसके बारे में बताइएगा। ये जो हमें कब्रनुमा यहाँ नज़र आ रही है, ये बुजुर्ग कहाँ से आए
और किस मकसद के लिए यहाँ आए, आपने जो रिसर्च की, आपके डिपार्टमेंट ने जो रिसर्च की, वो क्या प्रूफ कर रही है? इनकी फैमिली जो है ये ईरान से आए हुए थे और ये कश्मीर और आसपास के इलाकों में इन्होंने इस्लाम के बहुत ज़्यादा तबलीग की और इस्लाम की तबलीग में एक नुमाया किरदार अदा किया इन्होंने। तो बेसिकली इनका मकबरा जो है ना वो इसमें दफन नहीं है, ये सिर्फ उनसे मंसूब किया जाता है। इनका जो ओरिजिनल सही मकबरा है जिधर वो दफन है तो वो ताजिकिस्तान में कोलाब के इलाके हैं, ताजिकिस्तान में। कितने सौ साल पुराना है? कौन से सन हिजरी का ये वाक़या ये है? तकरीबन 1387 ईस्वी का है ये। और कितने साल हो चुके हैं इसको अभी? इसके तकरीबन ये 730-740 साल हो गए। अमदान शाह की एक यहाँ पर ज़ियारत है जी, मशहूर है, नोकोट में, यानी तहसील बफा है, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा। तो एक अल्लाह ताला के नेक बंदे थे जिन्होंने तबलीग की गर्ज से यहाँ ईरान से आए हैं। तो उनकी मुनासबत से इस ज़ियारत में जैसे कि आप जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ रवायात भी होती हैं। एक रवायत ये है कि ये बेसिकली काऊ की जड़ है। उनके चाहने वाले का एक अकीदा है या मानना है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो इससे गुज़रते हैं और शफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन उनके अकीदतमंद का ये बिलीव है कि इस ज़ियारत पर हाज़िरी देने से वो सेहतमंद हो जाते हैं। तो लोकल मिशर यहाँ पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे इसकी तफसील पूछते हैं, इस जड़ की। नाम बताइएगा अपना जी? फयाज हुसैन शाह। अच्छा, फयाज हुसैन शाह साहब, आप यहाँ के लोकल हैं, तो बताइएगा ज़रा ये इसका क्या तारीख़ है, कब से ये जड़ मौजूद है और कैसे इसको उनकी मुनासबत से उनके चाहने वाले आते हैं और क्या अकीदा लेके आते हैं वो यहाँ? ये सर, ये जो बुज़ुर्ग हैं मबलग इस्लाम थे, 1387 ईस्वी में यहाँ आए तबलीग रस्म में। तो यहाँ बीमार हुए, फौत हुए, ठीक है ना। फिर उनके जो मरीदीन थे वो उनको साथ उनकी लाश मुबारक को ले गए ताजिकिस्तान। फिर बाद में जगह बनाई गई, ये आर्टिफिशियल है, ये इसको उठा गए, इसके ऊपर उनकी यादगार बनाई गई है। उसके बाद ये दरख्त पैदा हुआ होगा, मैं तो नहीं पता है, लेकिन पुराना है ना, सदियों से ये कायम है। तो ये इनके जो चाहने वाले हैं हर इतवार को यहाँ आते हैं, अपने कमज़ोर बच्चों को साथ लेके आते हैं और जड़ के नीचे से गुजारते हैं कि भाइयों ये सब उनके जहन में इस तरह है कि ये यहाँ नीचे से गुजरने से ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होते होंगे, ठीक तो अल्लाह ही करता है, लेकिन उनका अकीदा इस तरह बना हुआ है। लेकिन कुछ ठीक भी हुए, कुछ मिसालें हैं। हाँ, ठीक हुए होंगे, इसलिए वो आते हैं, हर इतवार को आते हैं और यानी कि 4 इतवार यहाँ से गुजरते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो गए। अच्छा, और कहाँ से लोग आते हैं इस ज़ियारत करने के लिए? दूर दूर से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सिकंदर याद साहब भी आए थे, आज़ाद कश्मीर के सदर अब्दुल कयूम साहब भी आए थे और नवाज शरीफ साहब ने भी आना था, लेकिन वो किसी वजह से वो नहीं आ सके। हालांकि हेलीपैड उनके लिए बन गया था, लेकिन वो नहीं आए। और हमारे साथ अनीफ साहब भी हैं, ये भी लोकल हैं जी, तो इनसे ही पूछेंगे। आप ज़रा बताइएगा इन बुज़ुर्गों के बारे में, आपने क्या सुना या क्या पढ़ा, हमें हिस्ट्री क्या बता रही है? इस तरह की जो भी मशहूर जगह होती है उसके बारे में मुख्तलिफ रवायात होती हैं। तो इसी तरह यहाँ की भी एक रवायत ये है कि यहाँ ये कश्मीर में तबलीग के लिए आए थे और जब वो वापस जा रहे थे उनका काफ़िला, तो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो कुछ ने, जो उनके साथी थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ पर ही उनको दफन कर दे। और फिर बाद में इज्तिमाई तौर पे ये जो डिसीजन हुआ कि उनको उनकी डेड बॉडी को लेकर जाना है, तो फिर उनकी डेड बॉडी को यहाँ से वो लेकर चले गए थे ताजिकिस्तान। एट दैट टाइम इट वाज ए पार्ट ऑफ ईरान, अभी वो ताजिकिस्तान का हिस्सा है कोलाब, तो वहाँ पर वो मदफून है। तो बात का ये थे कि यहाँ पर दफन थे और बाद में यहाँ से निकाल कर ले गए। और कुछ ये थे कि यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था किसी टाइम पे, तो तब वो किया है। बट ज़्यादा जो अच्छी रवायत है या जो ज़्यादा माकूल नज़र आती है वो ये कि ऑन द वे बैक टू, जब वो कश्मीर से वापस जा रहे थे उसके लिए, अपने घर के लिए, तो रास्ते में उनकी डेथ होगी और फिर यहाँ से उनकी डेड बॉडी को साथ ही लेकर वहाँ पर चले गए कोलाब में, अभी वहाँ पर मदफून है। इस वक्त हम पखल वैली में ही हैं जी, डिस्ट्रिक्ट मानसरा है और एक्सप्लोर कर रहे हैं पुरानी राहदारी को। तो डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ मौजूद है जी और यही हिस्ट्री हमें बताएंगे ओवरऑल इस पखल वैली की, इसके गिरदोनवा वादियों के बारे में और इस पुरानी राहदारी के बारे में, जिसमें कभी कभी घोड़ों के ऊपर भी सफ़र हुआ करता था। यानी पिंडी में सिख इरा में जो रूट आता था यहाँ पर आके स्टॉप हो जाता था। बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डिस्कवर पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हैं
कि वो दोबारा मानसरा की इन वादियों को प्रमोट करने के लिए इस मौसम में यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं। तो आज जहाँ हम खड़े हैं ये टांडा का मकाम है और के शाराए कराक्रम जो मुकम्मल होने से पहले 70s तक ये हमारा ट्रेड रूट था जी, जो एबटाबाद मानसरा से होते हुए ये टांडा के मकाम से थोड़ा आगे अचरिया जाएँ तो यहाँ रोड नेटवर्क ख़त्म हो जाता था। यहाँ से आगे जो लोग हैं वो ट्रेवल करते थे अपने घोड़ों के ऊपर या पैदल सफ़र था बटग्राम के लिए, कोहिस्तान के लिए, शांगला के लिए, वाया उगी के रास्ते एक ट्रैकिंग रूट था जिस पे ये सारे लोग आते थे। और ये जो पखल का मैदान है यहाँ पे बफा एक इकनॉमिक हब था जी, यहाँ से सारी मार्केट की चीज़ें हर किस्म की जो उनकी ज़रूरियात होती हैं वो यहाँ से परचेज़ की जाती थी और डेट वाज द एंड पॉइंट जहाँ तक आपको रोड नेटवर्क मौजूद था जी। बताइएगा कि ये ब्रिज कौन से सन में कायम हुआ और आई थिंक ब्रिटिश दौर में भी हुआ और ब्रिटिश दौर के अभी तक उस इरा में जो कायम किए गए ब्रिज अभी तक मौजूद हैं, यानी उसके ऊपर आमदरफ्त भी हो रही है। जी जी, एक ब्रिज ये है और एक बफा का जब जैसे शहर क्रॉस करते हैं तो दूसरा ब्रिज आता है। तो ब्रिटिश एरा के अंदर ये पहले जब रोड नेटवर्क या हमारे जो ब्रिजेस बने तो ये फर्स्ट ब्रिजेस थे जो यहाँ तक उन्होंने बनाए इन दोनों सिरन के दरिया के ऊपर और एक कम्युनिकेशन को बेहतर किया और रोड नेटवर्क को यहाँ तक लेके आए जी। बफा में सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात बतदरीज बेहतर हो रही हैं, ताहम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अगर बफा को बाकायदा सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जाए तो यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और इलाकाई मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। बफा आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए यहाँ की ख़ास सौगात खालिस खोया है, जिसे तकरीबन 150 साल से एक ही ख़ानदान बनाकर फ़रोख्त कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बफा में इस वक्त हम जब सौगात की बात होती है तो बफा की मशहूरी एक और भी है और वो इसका खोया है। और बफा बाज़ार में आप आएंगे तो बेशुमार शॉप्स आपको खोया की भी मिलेगी, यानी जो टूरिस्ट थ्रू आउट सफ़र करते हैं इस हज़ारा एक्सप्रेस वे में मानसरा की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं वो अपने साथ बफा की ये सौगात भी साथ लेके जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर आए हैं तो इसकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाल रहे थे तो हमने कहा थोड़ा सा सकाफत की भी टच करते हैं, क्योंकि ये भी इनकी सकाफत की एक अहम जुज़्व है। यहाँ का जो खोया है जो यहाँ पर ही बन रहा है। आदर साहब बताइएगा कि क्या ये आपकी फैमिली का बिजनेस है? हाँ बिल्कुल, इसका तकरीबन 35-40 साल हो गए ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, तो बताइएगा खोया तैयार कैसे होता है? ये सिर्फ दूध से बनता है और चीनी डालते हैं। इसमें तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 5-6 मन दूध होता है, उससे हम तैयार करते हैं। 6 मन दूध से ज़रा बताइएगा कितना टाइम लगता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक पातर आपने तैयार की है तो इस खोए को तैयार करने में आपको कितना टाइम लगा है और इसकी रेसिपी क्या क्या है? मतलब इसमें क्या कुछ आपने डाल के तैयार की है? ये तकरीबन 7:30 बजे हमने शुरू किया था और 1:30 बजे तैयार हुआ है। ये तकरीबन 5-6 मन दूध होता है और इसमें सिर्फ चीनी लगती है बस, और उसमें कुछ नहीं। और कैसे इसको गाड़ते रहते हैं कि इसका ये कलर आता है? ये खुद बहुत इस तरह है। हमारे इस जगह के पानी के इस तरह हुए कि दूध से इस तरह बनता है। और खोया आपका जाता कहाँ है? कहाँ लोग साथ लेके जाते हैं? ये पाकिस्तान और बाहर मुल्क हर जगह जाता है। बाहर से जो भी आते हैं खोया लेकर लाजमी जाता है। बाहर कौन से मुल्क में जाता है आपका ये खोया? अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी, दुबई और पाकिस्तान के हर शहर में जाता है। गम हो खुशी में हर जगह पर यही जाते हैं। तो आपने कहा जी कि अमेरिका तक जाता है, अमेरिका तक ये खराब नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। इसको 15-20 दिन भी रखते, महीने भी रखते, खराब नहीं होता। खोए के बारे में हमने आपको बताया यहाँ पर बफा का बड़ा मशहूर है। जब स्वीट की बात होती है या सौगात की बात होती है तो जैसे कि इन्होंने कहा कि तकरीबन 75 kg का पर डे के हिसाब से यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं। एज ए टूरिस्ट जब भी आप आएँ खास करके डिस्ट्रिक्ट मानसरा तो बफा में आके इस सौगात को ज़रा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी फैमिलीज के लिए एज ए गिफ्ट भी साथ लेके जा सकते हैं। इस वक्त हम तहसील बफा में ही जी, डिस्ट्रिक्ट है ये मानसरा
और यहाँ पर यानी जो ज़मीन है उसमें काश्त भी होती है, यानी काश्तकारी की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जो पाकिस्तान की बड़ी मंडियों तक जाती हैं, यहाँ की ही प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बफा के गुलबाग यहाँ का कहा जा रहा है कि जिस इस रकबे में हम मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द तकरीबन 3000 से 4000 केनाल का जो रकबा है वो ज़ेर काश्त है। लोकल ज़िम्मेदार हमारे साथ हैं तो ज़रा उनसे बात भी करेंगे। नाम क्या आपका? सलीम। अच्छा सलीम, बताइएगा अभी कौन सी सब्जियों का मौसम है और कौन सी फसल आपने खेतों में बोई हुई अभी है? ये हमने टींडा बीजा है, ये शिमला मिर्च बीजी है और बैंगन बीजा है। तो अभी ये इसके पौधे बड़े हो गए हैं, 2 महीने के बाद ये फसल देंगे। 1.5 महीने के बाद टींडा देगा, 2 महीने के बाद मिर्ची देगी और 2 महीने के बाद टमाटर फसल देगा। और कितने रकबे के ऊपर बीजा गया है ये तकरीबन 3000 कनाल। और 3000 केनाल में पर केनाल जब ये तैयार होगा तो कितनी केजी फसल देगा आपको? या ये कितने मन? तकरीबन 8 कनाल देगी, तकरीबन 7 टन। 7 टन। 7 टन फरोख्त करते हैं इस्लामाबाद में, इसको मानसरे में, लाहौर भी भेजते हैं, गुजरांवाली भी भेजते हैं। जिधर मंडी अच्छी हो, मार्केट अच्छी हो, वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, यानी 1 एकड़ में से कितने आप सेविंग कर लेते हैं? तकरीबन 1 एकड़ अगर रेट हो सब्जियों का तो 7 लाख रुपए तक हो जाती है 1 एकड़ में से आपकी सेविंग। और आप बताइएगा जी, आप आलू बो रहे हैं, नाम क्या आपका? मोहम्मद रियाज। तो आलू की फसल के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और पर एकड़ में या पर केनाल में कितना आलू आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम यहाँ पर हमारा ये 2 महीने का फसल होता है ना, 70 दिन के बाद हम निकालते हैं। तो 1 कनाल में लगती है 5-6 जाली। अच्छा। तो 1 कनाल देती है 20 से लेकर 30-35 तोड़े तक। वो हम लाहौर को बेचते हैं। क्या लाहौर ही जा रहा है आपका? लाहौर का। कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा यहाँ मशहूर है जो इस जगह की? आलू भी मशहूर है यहाँ का, और मतलब है ये टमाटर भी मशहूर है, साफ़ होता है, उसमें मिठास भी ज़्यादा होता है। आलू में मिठास ज़्यादा होता है। ये शिमला मिर्च है, ये भी अच्छी होती और है। कितनी फैमिली का रोजगार यहाँ पर इस जिम्मेदारी से वाबस्ता? हज़ारों का। जी, सुबह से डिस्ट्रिक्ट मानसरा के मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये बारिश होती रही और अभी शाम हो चुकी है, यानी रात हो चुकी है और हम सलार बाग मलकपुर में पहुँचे हैं। तो हमारे साथ अमजद सलार साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी सलार साहब, ज़रा बताइएगा इस इलाके के बारे में। ये जी जिस इलाके में आप खड़े हैं ये लोअर पखल है, मैदान लोअर पखल है, और ये जो जगह का नाम है ये सालार बाग मलकपुर। और ये जगह मैंने 2005 से शुरू की है। यहाँ पे 3 के स्टेडियम मैंने क्रिकेट के बनवाए हैं। ये टूरिज़म के हवाले से मैंने स्टार्ट किया है, मेरा जो विजन है। यहाँ मैंने फ़िश पॉन्ड, पहले हज़ारा में पहला फ़िश पॉन्ड है, डक्स फार्म है, ये मैंने बनाए। और हमने एक इधर जेरोकॉप्टर का तजर्बा किया था कि यहाँ से हम नारान लोग लेकर जाएंगे। तो ये सिलसिला हमने शुरू किया है, क्योंकि इसलिए कि सारे लोगों का डाइवर्शन तकरीबन ऊपर वाले इलाकों में, इन इलाकों में लोग नहीं आते थे और रहने की जगह भी नहीं थी। ये अभी आप देख रहे हैं न्यू कंस्ट्रक्शन हमने की है, इधर हट वगैरह बना रहे हैं ताकि लोग टूरिज़म, हमारे इस खूबसूरत इलाका है, ये साथ दरिया बहता है। ये जो पहाड़ बनाए ये मैंने मसनूई बनाए, ये कुदरती नहीं है। तो ये मेरे 2005 से मैंने ये शुरू किया है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि टूरिज़म को हम यहाँ पे प्रमोट करें। अभी टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, इन वादी का रुख कर रहे हैं? हाँ यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। मैक्सिमम हमारे पास कराची से, लाहौर से, पेशावर से क्रिकेट की टीमें आती हैं, जिनके लिए हमने अकोमोडेशन का भी बंदोबस्त किया है और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और किन किन वादियों का फिर वो विजिट करने जाते हैं यहाँ से हमारे पास जाते हैं वो जी गिलगित तक, हुंजा तक, मसलन नारा, कागान, गनूल वैली, ये इस साइड पे बहुत खूबसूरत वैली है, काला डाका की तरफ। और ये पंचगली है इधर, वो बहुत बेहतरीन, मैचेसर, पंचगली। हाँ जी। और ये सामने जनाब श्री है। जी जी बिल्कुल, ये सरी सामने भी है, हाँ। हमारे पास। तो ये सेंटर प्लेस है, अगर हुकूमत इसको तवज्जो दे तो ये टूरिज़म के लिए बेहतरीन इलाका। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था पखल वैली का। बेसिकली
ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बफा के मुख्तलिफ तारीखी डेस्टिनेशन को हमने एक्सप्लोर किया, ख़ास करके ब्रिटिश और उससे पहले सिख रजीम में जो राहदारी इस्तेमाल होती थी वहाँ तक लेके गए कि किस तरीके से फिर KKH यानी शाहराह कराक्रम यहाँ से गुजर के गिलगित बल्तिस्तान तक गई पाकिस्तान बनने के बाद। उससे पहले की जो राहदारी थी यहाँ यानी मानसरे के इन बुलंदो वाला पहाड़ों में कौन सी थी उसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लेके गए आपको एक आर्कियोलॉजी की साइट पर, एक अल्लाह ताला का नेक बंदा शाह हमदान जिसकी यादगार यहाँ बनाई गई है। असल में उनका मज़ार ताजिकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। सब्जियों की बात की, जैसे कि कहा गया जा रहा है कि तकरीबन 65% यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे की मुख्तलिफ वादियों से जो वेजिटेबल तैयार होती है पाकिस्तान की बड़ी मंडियों तक जाती है। और लास्ट में हम आपको यहाँ सलाराबाद में यानी मलक आबाद का एक खूबसूरत सा एक विलेज है जिसको टूरिस्ट स्पॉट भी कह सकते हैं, यहाँ लेके आए। सारा दिन बारिश भी हुई है और बारिश के बावजूद भी हमारी कोशिश हुई है कि हम आपके लिए अच्छे स्पॉट हिस्ट्री वाइड एक्सप्लोर कर सकें। इसी के साथ इन सीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बफा से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डेस्टिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।